प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय VK राय, KG रोड आरा में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए प्रकाश के ध्रुवन चैप्टर का दूसरा वीडियो लेकर के आए हुए हैं। इसमें सबसे पहले हम प्रकाश के द्वि अपवर्तन के बारे में बताएंगे, लेकिन प्रकाश के द्वि अपवर्तन के बारे में जानने से पहले हम लोग कैल्साइट के बारे में जान लेते हैं। कैल्साइट क्रिस्टल क्या होता है, ठीक है। तो हाइड्रेटेड कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसको कैल्साइट कहते हैं। हाइड्रेटेड कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैल्साइट कहते हैं, या आइसलैंड स्पार कहा जाता है इसको, है ना। और इस क्रिस्टल का गुण ये है कि जब कोई प्रकाश इस क्रिस्टल से होकर के गुजरता है तो वह दो भागों में बंट जाता है, और दोनों ही किरणें जब इस कैल्साइट क्रिस्टल से निकलती हैं तो वे एक दूसरे के समानांतर निकलती हैं, इसलिए कि आमने सामने का जो तल है वो एक दूसरे के समानांतर है। इस क्रिस्टल के आमने सामने का जो तल है वो एक दूसरे के समानांतर है, ठीक है। तो इन दो क्रिस्टलों में से इन दो किरणों में से एक किरण ऐसी होती है जो कि अपवर्तन के नियम का पालन करती है, और दूसरी किरण ऐसी होती है जो कि अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करती है। तो जो किरण अपवर्तन के नियम का पालन करती है उसको हम लोग साधारण किरण कहते हैं, साधारण किरण। और ये साधारण किरण जो होती है ये समतल ध्रुवित होती है, समतल ध्रुवित होती है। और इस साधारण किरण को इंग्लिश में ऑर्डिनरी रे कहते हैं, इसलिए संक्षेप में इसको क्या कहते हैं, ओ रे कहते हैं, ठीक है। और दूसरी जो किरण होती है वो अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करती है, और इसलिए इसको असाधारण किरण कहा जाता है। और यह किरण भी पूरी तरह से समतल ध्रुवित होती है। असाधारण किरण समतल ध्रुवित होती है, लेकिन इसको इंग्लिश में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कहा जाता है, इसलिए संक्षेप में इसे ई रे लिखते हैं। दोनों किरणें जो होती हैं इनके विद्युत वेक्टर के कंपन एक दूसरे के लंबवत होती है। देख रहे होंगे कि ये साधारण किरण जो है इसमें विद्युत वेक्टर का कंपन बोर्ड के तल के लंबवत है, तो वही असाधारण किरण में विद्युत वेक्टर का जो कंपन है बोर्ड के तल है। तो दो भागों में बंट जाती है किरण। जब कैल्साइट क्रिस्टल या ऐसे ही दूसरे क्रिस्टलों से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो दो भागों में बंट जाती है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, द्वि अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का द्वि अपवर्तन कहते हैं। कैल्साइट जैसे क्रिस्टलों में साधारण किरण का वेग अर्थात VO कम होता है असाधारण किरण की अपेक्षा, और इसलिए साधारण किरण के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक μO बड़ा होता है असाधारण किरण के लिए अपवर्तनांक की तुलना में। और जिस क्रिस्टल में ये दोनों अर्थात μO लेस देन V तथा μO लेस ग्रेटर देन μE लागू होता है, जिसमें फॉलो होता है ये, उस क्रिस्टल को हम लोग ऋणात्मक क्रिस्टल कहते हैं, ऋणात्मक क्रिस्टल कहते हैं। और कैल्साइट एक ऋणात्मक क्रिस्टल है, कैल्साइट एक ऋणात्मक क्रिस्टल है, ठीक है। और जिन क्रिस्टलों में
साधारण किरण का वेग असाधारण किरण की अपेक्षा अधिक होता है, अर्थात VO ग्रेटर देन VE, तथा साधारण किरण के लिए अपवर्तनांक म्यू को छोटा होता है असाधारण किरण के लिए अपवर्तनांक की तुलना में, तो उस क्रिस्टल को हम लोग धनात्मक क्रिस्टल कहते हैं, धनात्मक क्रिस्टल कहते हैं। और क्वार्ट्ज एक धनात्मक क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज एक धनात्मक क्रिस्टल है, ठीक है। अब हम लोग निकोल प्रिज्म के बारे में जानेंगे। निकोल प्रिज्म, तो निकोल प्रिज्म में क्या होता है? NiCOl PRISM। निकोल प्रिज्म क्या होता है? यह एक प्रकाशीय युक्ति है जो साधारण एवं असाधारण, निकोल प्रिज्म एक प्रकाशीय युक्ति है जो कि समतल ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए तथा समतल ध्रुवित प्रकाश को पहचान करने के लिए अर्थात विश्लेषित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह निकोल प्रिज्म भी क्या करता है? प्रकाश को दो भागों में बांट देता है, साधारण किरण और असाधारण किरणों में। लेकिन निकोल प्रिज्म का रचना कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। निकोल प्रिज्म की रचना करने के लिए एक ऐसा कैल्साइट क्रिस्टल लेते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी होती है। इस कैल्साइट क्रिस्टल को बोर्ड पर दिखाया गया है। अब इस क्रिस्टल को एक अंतः परिच्छेद इस प्रकार लेते हैं, बल्कि कैल्साइट क्रिस्टल का प्रत्येक सतह एक समानांतर चतुर्भुज के आकार का होता है। जितना भी इसका तल है, जितना भी सतह है, 6 सतह होता है और 6 सतह एक समानांतर चतुर्भुज के आकार का होता है। और प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज में दो कोण 120 डिग्री का होता है और दो कोण जो होता है 78 डिग्री का होता है। ये कैल्साइट क्रिस्टल के प्रत्येक फलक में दो कोण 120 डिग्री का, ये और ये 120 डिग्री का होता है, और दो कोण ये और ये 78 डिग्री का होता है। तो अब इसको हम लोग किस तरह से काटते हैं, अंतः परिच्छेद लेते हैं, उसको देखिए आप यहाँ पर। देखिए इसका हम एक अंतः परिच्छेद ले रहे हैं ऐसे। अंतः परिच्छेद हो गया ABCD। इसको हम अलग फिगर अगर बनाएं तो इस तरह का होगा अंतः परिच्छेद। ABCD। इसका दो कोण ये और ये 109 डिग्री के होंगे और दो कोण 71 डिग्री का होता है, 71 डिग्री का, ठीक है। तो इस तरह से एक अनुप्रस्थ परिच्छेद मिल जाता है। और अनुप्रस्थ परिच्छेद जो है मतलब इसका आधा भाग हम अगर अलग कर दें, ठीक है, तो आधे भाग का जो अनुप्रस्थ काट है इस तरह का दिखाई देगा, है ना। और इससे कोई प्रकाश की किरण जब प्रवेश करके गुजरती है तो वो दो भागों में बट जाती है। ये प्रकाश की किरण है और दो भागों में ये बट जाती है, एक साधारण किरण और दूसरी असाधारण किरण, देख सकते हैं। और साधारण किरण का जो विद्युत वेक्टर का कंपन है वो बोर्ड के तल के लंबवत दिखाया गया है, अर्थात इस अनुप्रस्थ परिच्छेद के तल के लंबवत दिखाया गया है। और असाधारण किरण जो है उसका विद्युत वेक्टर का जो कंपन है वो बोर्ड के तल में दिखाया गया है, देख सकते हैं। यह है असाधारण किरण ई रे, और दूसरी जो किरण है वो साधारण किरण है, जिसको हम ओ रे लिख रहे हैं,
ठीक है। तो इस अनुप्रस्थ काट में एक ऐसी दिशा जिस दिशा में प्रकाश की किरणें चलती है तो उसका द्वि अपवर्तन नहीं होता है तथा साधारण एवं असाधारण किरण समान वेग से चलती है तो उस दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक अक्ष कहते हैं। ठीक है। तो ये एक अनुप्रस्थ काट है कैल्साइट क्रिस्टल का, जिसको हम लोग निकोल प्रिज्म कहते हैं। इसी अनुप्रस्थ काट को, ये हो गया A B C D। तो इसमें एक ऐसी निश्चित दिशा होती है A से C की ओर, जो कि जिस दिशा में अगर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, इस क्रिस्टल से होकर के पार करती है तो वह दो भागों में नहीं बढ़ती है, अर्थात साधारण एवं असाधारण किरण समान वेग से इस दिशा में चलती है, उसका द्वि अपवर्तन नहीं होता है। तो इस अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक अक्ष कहते हैं। और वह समतल परिच्छेद जिसमें प्रकाशिक अक्ष स्थित होता है तथा यह परिच्छेद निकोल प्रिज्म के आमने सामने के दो सतहों के लंबवत होता है, तो इस परिच्छेद को हम लोग क्या कहते हैं, तो मुख्य परिच्छेद कहते हैं। मुख्य परिच्छेद, प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं। प्रिंसिपल सेक्शन कहा जाता है इस परिच्छेद। अब निकोल प्रिज्म कैसे बनाया जाता है इसको देखिए। तो ये हो गया अनुप्रस्थ परिच्छेद, है ना। और अनुप्रस्थ परिच्छेद A B C D दिखाया गया है। A B C D, A B C D। सबसे पहले कोण D 71 डिग्री का है। इस प्रकार से इसको काटा जाता है कि जो 71 डिग्री है वह हट करके कितना हो जाता है, तो 68 डिग्री हो जाता है, 68 डिग्री। ठीक है। और सामने का कोण जो B है वो भी 71 डिग्री से हट करके कितना हो जाता है, तो 68 डिग्री हो जाता है। ये जो है 68 डिग्री है। अब क्या करते हैं कि इस अनुप्रस्थ परिच्छेद को A डैश C डैश से होते हुए फिर से काट देते हैं, और काट करके लोग क्या करते हैं कि इसको दो भागों में बांट देते हैं। और एक सीमेंट होता है कनाडा बाल्सम सीमेंट। कनाडा बाल्सम सीमेंट होता है जो कि पारदर्शी होता है। उस सीमेंट की सहायता से इसे फिर से हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है। और जोड़ने के बाद में अब इस पर सोडियम लाइट, सोडियम प्रकाश आपतित कराते हैं। सोडियम को जलाने से जो प्रकाश निकलता है उस प्रकाश को आपतित कराते हैं। ये प्रकाश होता है 5893 एंगस्ट्रॉम, इसका तरंग दैर्घ्य होता है ना। इस प्रकाश को इस निकोल प्रिज्म पर आपतित कराते हैं। इस तरंग दैर्घ्य के प्रकाश अर्थात सोडियम प्रकाश के लिए जो ये कनाडा बाल्सम है इसका अपवर्तनांक होता है 1.55, है ना। इसका अपवर्तनांक होता है 1.55। और इसी तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए साधारण किरण के लिए कैल्साइट का अपवर्तनांक होता है, यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं, O रे के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक होता है 1.658 शायद होता है, 1.658 सही बात है, 1.658 अपवर्तनांक होता है। और ई रे के लिए अर्थात असाधारण किरण के लिए कैल्साइट का अपवर्तनांक होता है 1.486 होता है। ठीक है।
तो अब देखते हैं, जब कोई प्रकाश किरण इस निकोल प्रिज्म में आपतित होती है तो सबसे पहले तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक जो है वो ओ रे है, ये ओ रे है, हल्के बहुत छोटा हो जा रहा है, हम ऐसे एरो दे करके लिख दे रहे हैं, ओ रे है ना। ओ रे मतलब साधारण किरण, और दूसरी किरण जो है ये असाधारण किरण है ना, असाधारण किरण। इसको भी हम इधर लिख दे रहे हैं ई रे, ठीक है। तो असाधारण किरण के लिए अपवर्तनांक होता है कैल्साइट का कितना, 1.486 और साधारण किरण के लिए कैल्साइट का अपवर्तनांक होता है 1 का लिखा ही हुआ है यहाँ पर। साधारण किरण के लिए ये होता है 1.658, ठीक है। तो साधारण किरण, सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि साधारण किरण के लिए कैल्साइट का अपवर्तनांक है 1.658, मतलब कि ये कनाडा बाल्सम का अपवर्तनांक 1.55 से अधिक, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है साधारण किरण, और इसलिए इसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा और ये किरण जो है कि नहीं निकोल प्रिज्म से बाहर हो गई। कौन सी किरण बाहर हो गई, तो ये साधारण किरण जो है बाहर हो गई। और जो असाधारण किरण है उसके लिए अपवर्तनांक कैल्साइट का होता है 1.486 है ना, और इसको प्रवेश करना है 1.55 अपवर्तनांक लगना है ना कनाडा बाल्सम में। तो कम अपवर्तनांक से अधिक अपवर्तनांक में इसको जाना है, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाना है, तो इसका अपवर्तन होगा, लेकिन ये इस क्रिस्टल को पार कर जाएगा और ई रे जो है कि नहीं निकोल प्रिज्म के बाहर हमें प्राप्त होता है ई रे। अर्थात ये जो निकोल प्रिज्म है, दो अपवर्तित किरण, साधारण और असाधारण किरण में से एक को, अर्थात साधारण किरण को तो अपने भीतर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा बाहर कर देती है, लेकिन दूसरी किरण जो है असाधारण किरण को निकोल प्रिज्म से बाहर निकल जाती है। इस तरह से साधारण और असाधारण दोनों किरणें समतल ध्रुवित होती हैं, दोनों के विद्युत वेक्टर के कंपन का तल एक दूसरे के लंबवत होता है। तो इस तरह से निकोल प्रिज्म जो है समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न कर सकता है, उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस निकोल प्रिज्म का उपयोग सिर्फ समतल ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन करने के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी पहचान करने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि दो निकोल प्रिज्म हैं, और एक निकोल प्रिज्म से जब प्रकाश की किरण गुजर रही है तो समतल ध्रुवित प्रकाश इससे बाहर निकलती है, ये तो प्रकाशीय कक्ष हो गया। और जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से गुजर रही है तो समतल ध्रुवित प्रकाश जो है ई रे बाहर निकलती है, ई रे बाहर निकलती है। और दूसरी किरण जो है, जो कि साधारण किरण कहलाती है, यह साधारण किरण जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण प्रिज्म, ये निकोल प्रिज्म से बाहर हो जाती है ना। तो ये ई रे जो है, जो कि निकोल प्रिज्म से बाहर पार कर पाए, ये साधारण किरण है, और असाधारण किरण समतल ध्रुवित होता है पूरी तरह से। अगर हम यहाँ पर एक दूसरा निकोल प्रिज्म लेते हैं, और इस निकोल प्रिज्म का भी प्रकाशिक अक्ष जो होता है पहले प्रिज्म के प्रकाशिक अक्ष के समानांतर होता है। इसका देखिए प्रकाशिक अक्ष ये है, इसका प्रकाशिक अक्ष ये है, दोनों प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के समानांतर होते हैं। तब पहले निकोल प्रिज्म से जो प्रकाश की समतल ध्रुवित असाधारण किरण निकल रही है, वो दूसरे निकोल प्रिज्म से भी बाहर पार कर सकती है ना। लेकिन अगर इन दोनों निकोल प्रिज्मों का प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के लंबवत हो जाए, तो वैसी स्थिति में पहले निकोल प्रिज्म से निकलने वाला असाधारण समतल ध्रुवित किरण दूसरे प्रिज्म द्वारा अवशोषित हो जाएगी,
देख सकते हैं इस फिगर में, ये एक निकोल प्रिज्म है और निकोल प्रिज्म का ये प्रकाशीय कक्ष है, इससे असाधारण किरण बाहर निकल पा रही है। यहाँ पर असाधारण किरण बाहर निकल रही है, ई रे, है ना। लेकिन साधारण किरण जो है कि नहीं, इस प्रिज्म से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बाहर हो जा रही है, मतलब ये असाधारण किरण है, ओ रे, है ना, और साधारण किरण है और ये असाधारण किरण बाहर निकलती है। अगर दूसरा निकोल प्रिज्म हम इस तरह से लें कि इसका जो है प्रकाशीय कक्ष पहले निकोल प्रिज्म के प्रकाशीय अक्ष के लंबवत हो, यहाँ पर देख सकते हैं ये भी एक निकोल प्रिज्म है और इसका जो है प्रकाशीय कक्ष ये हो गया। तो आप देख सकते हैं कि पहले निकोल प्रिज्म से जो समतल ध्रुवित प्रकाश निकल रही है वो दूसरे प्रिज्म के निकोल प्रिज्म के पर से होकर के जब गुजरती है तो इसके प्रकाशीय अक्ष के लंबवत इसका विद्युत वेक्टर का कंपन होता है, इसलिए इस दूसरे निकोल प्रिज्म को ये किरण पार नहीं कर पाती है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ से पार नहीं कर पा रही है। जब हम दूसरे निकोल प्रिज्म को घुमाते हैं तो जैसे जैसे ये प्रकाशीय अक्ष पहले क्रिस्टल के प्रकाशीय अक्ष के समानांतर होते जाता है, वैसे वैसे दूसरे किरण से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता बढ़ती जाती है। और जब जैसे जैसे इसका जो है दूसरे क्रिस्टल का जो है प्रकाशीय अक्ष पहले क्रिस्टल के प्रकाशीय अक्ष के लंबवत होते जाता है, वैसे वैसे दूसरे क्रिस्टल से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता घटती जाती है, कम होती जाती है ना। अर्थात हम पहला क्रिस्टल से क्या कर रहे हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न कर रहे हैं और दूसरा क्रिस्टल क्या कर रहा है, उस समतल ध्रुवित प्रकाश की पहचान करता है। तो पहला जो है ये क्रिस्टल निकोल प्रिज्म ये ध्रुवक का काम कर रहा है, ध्रुवक पोलराइजर का काम कर रहा है, और दूसरा विश्लेषक का काम कर रहा है, अर्थात ध्रुवित प्रकाश का पहचान कर रहा है। ठीक है, तो एक हो गया ध्रुवक और दूसरा हो गया विश्लेषक। अब हम देखते हैं कि पोलराइड क्या होता है। पोलराइड, तो पोलराइड समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने और इस समतल ध्रुवित प्रकाश का विश्लेषण करने अर्थात पहचान करने के लिए एक सरल एवं सस्ती युक्ति है। ठीक है, सरल एवं सस्ती युक्ति है। वास्तव में ये पोलराइड यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये जो पोलराइड है ये हर्पेथाइट के अति सूक्ष्म क्रिस्टलों का एक परत होता है और इस परत में जितने भी हर्पेथाइट क्रिस्टल होते हैं उन सभी के प्रकाशीय अक्ष एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये हर्पेथाइट क्रिस्टल का एक परत हम ले रहे हैं और इस परत में जितने भी हर्पेथाइट क्रिस्टल हैं एक को बना लेते हैं इसको। ये देख सकते हैं जितने भी हर्पेथाइट क्रिस्टल के ये प्रकाशीय कक्ष है सबका प्रकाशीय कक्ष देख रहे हैं, ये एक दूसरे के क्या है समानांतर हैं और ये सब प्रकाशीय कक्ष है और प्रकाशीय कक्ष एक दूसरे के समानांतर हैं। इसलिए जब यहाँ हर्पेथाइट क्रिस्टल के परत से प्रकाश की किरण गुजरती है तो दो किरण तो उत्पन्न होती है, प्रत्येक क्रिस्टल में दो किरण उत्पन्न होती है, द्वितीय अपवर्तन होता है, साधारण और असाधारण किरण उत्पन्न होती है। लेकिन साधारण किरण रोक ली जाती है, मतलब बाहर हो जाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। लेकिन असाधारण किरण इन क्रिस्टल के परतों से होकर के पार कर जाती है और सभी असाधारण किरणें देख सकते हैं एक दूसरे के समानांतर निकलती है बाहर, है ना। तो ये ध्रुवित समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए इस हर्पेथाइट क्रिस्टल के परत का उपयोग किया जाता है और इस हर्पेथाइट क्रिस्टल के परत को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो पोलराइड कहते हैं, है ना। पोलराइड के कई उपयोग हो सकते हैं। पहला बात तो हमने ये बताया कि पोलराइड का उपयोग किस लिए किया जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, पहला। दूसरा
फोटो कैमरा के आगे जो फोटो कैमरा का जो लेंस होता है उसके आगे इसको लगा करके, मैंने पोलराइड को लगा करके और बादलों का स्पष्ट चित्र खींचा जा सकता है। यह दूसरा उपयोग हो गया। तीसरा उपयोग यह है कि वायुयान या ट्रेन के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित किया जा सकता है यदि वायुयान या ट्रेन के खिड़की में पोलराइड लगा दिया जाए शीशा के जगह पर। ठीक है। तीसरा उपयोग इसका सिनेमा हॉल में 3D फिल्म को देखने में पोलराइड चश्मा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आँख को प्रकाश के चकाचौंध से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी है और उसका जो हेडलाइट है, हेडलाइट में जो पोलराइड लगा हुआ है उसका प्रकाशी कक्ष एक दूसरे के समानांतर क्षैतिज है, ऐसे है प्रकाशी कक्ष, ऐसे समझिए, ऐसे प्रकाशी कक्ष है। ठीक है। और यहाँ से तो प्रकाश निकल रहा है और सामने जो इधर गाड़ी है उसके ड्राइवर के आँख पर जब ये समतल ध्रुवित प्रकाश पड़ेगा तो उसका आँख चकमका जाएगा, चकाचौंध से भर जाएगा और उसे दिखाई नहीं देगा और दुर्घटना हो सकती है। तो ड्राइवर के सामने जो शीशा होता है उस पर जो पोलराइड चढ़ाया जाता है उसके प्रकाशी कक्ष इसके लंबवत होता है, ऐसे। तो यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा उसका कंपन क्षैतिज में होगा और यहाँ जो पोलराइड है तो इस पर क्षैतिज कंपन करने वाला जो प्रकाश पड़ेगा तो इसको पूरी तरह से पार नहीं कर पाएगा और ड्राइवर का आँख चकाचौंध से बच जाएगा। अर्थात प्रकाश के चकाचौंध से बचने के लिए भी पोलराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है। आजकल जो डिजिटल घड़ियाँ हैं, कैलकुलेटर है, टीवी स्क्रीन है या फिर कंप्यूटर का स्क्रीन है, मॉनिटर है, इसमें क्या किया जाता है कि लिक्विड क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है और इस लिक्विड क्रिस्टल से जो अक्षर बनते हैं उनको पढ़ने के लिए पोलराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया पोलराइड का उपयोग। और अब हम लोग एक और नियम का अध्ययन करेंगे और वो है मैलस का नियम। मैलस का नियम। ठीक है। लॉ ऑफ मैलस। तो लॉ ऑफ मैलस क्या होता है? ये कोई पोलराइड है मान लेते हैं और पोलराइड के जो प्रकाशी कक्ष है, ये प्रकाशी कक्ष है ये। ठीक है। पोलराइड का ये प्रकाशी कक्ष है और एक समतल ध्रुवित प्रकाश इस पर आपतित हो रहा है जिसका विद्युत वेक्टर का कंपन बोर्ड के तल के लंबवत है। ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपन का दिशा है ये प्रकाशी कक्ष के लंबवत पड़ रहा है, ऐसे प्रकाशी कक्ष ऐसे है, ये जो है कंपन है ऐसे है, एक दूसरे के लंबवत है। तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण निकलेगी, ठीक है, लंबवत है या किसी कोण पर है, थीटा कोण पर मान लीजिए कि है ना, तो निकलेगी तो इस निर्गत प्रकाश की तीव्रता, अर्थात जब किसी पोलराइड पर कोई समतल ध्रुवित प्रकाश की किरण आपतित होती है तो क्रिस्टल से निर्गत प्रकाश की तीव्रता पोलराइड के प्रकाशिक अक्ष और आपतित प्रकाश के विद्युत वेक्टर के कंपन के बीच बने कोण पर निर्भर करता है ना। और यह जो होता है निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होती है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता होती है वो जो है कि नहीं I1, यहाँ पर तीव्रता है I और यहाँ पर जो तीव्रता है I1, तो I1 इक्वल टू कितना होता है I0 cos स्क्वायर थीटा होता है, या I यहाँ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I है तो I cos स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। यह cos लिखा हुआ है। आपतित प्रकाश निर्गत प्रकाश की तीव्रता I cos स्क्वायर थीटा होती है, जहाँ थीटा क्या है तो पोलराइड का प्रकाशी कक्ष और आपतित प्रकाश के विद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा के बीच बना हुआ कोण है ना। तो इसको लॉ ऑफ मैलस कहते हैं। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो गया और हम विदा लेते हैं। अगले वीडियो क्लास में फिर से मिलेंगे।
धन्यवाद।